सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12th से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। और आज राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से अंतरराष्ट्रीय संगठन नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज के प्रश्नोत्तर। आज का पहला प्रश्न है, निषेधाधिकार यानी विट्टो, मैं मना करता हूं। निषेधाधिकार विट्टो यानी मैं मना करता हूं के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक के आगे सही या गलत लगाना है। तो जो कथन सही है उसके आगे सही का निशान, और जो कथन गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है, सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को ही विट्टो का अधिकार प्राप्त है। तो क्या सुरक्षा परिषद के केवल स्थायी सदस्य हैं, उन्हीं को केवल विट्टो का अधिकार प्राप्त है? तो बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी राष्ट्र हैं, केवल इन्हीं को विट्टो का अधिकार प्राप्त है। तो यह हो जाएगा सही। अगला कथन है, यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। निषेधाधिकार मना करना, निषेधाधिकार मना करना, इसका मतलब यह क्या है कि नकारात्मक शक्ति है। तो इसका जो निशान है वो भी क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। विट्टो क्या एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। अगला कथन है, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव विट्टो का प्रयोग करता है। देखिए, महासचिव विट्टो का प्रयोग थोड़ी करता है। विट्टो का प्रयोग तो जो 5 स्थायी राष्ट्र हैं जिनको विट्टो का अधिकार प्राप्त है वो ही करते हैं। तो यह कथन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि महासचिव नहीं, जो 5 स्थायी राष्ट्र हैं वो ही विट्टो का प्रयोग कर सकते हैं। अगला कथन है, एक विट्टो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है। यदि इन 5 स्थायी देशों में से एक देश भी यदि प्रस्ताव को नामंजूर करता है तो प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है। इसलिए यह कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, तो विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में जो नीचे कथन दिए गए हैं उनमें जो सही है उनके आगे सही, और जो गलत है उसके आगे गलत या गलत लिखना है या चिन्ह लगाना है। पहला कथन है, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। बिल्कुल सही है। यानी सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना ही संयुक्त राष्ट्र संघ का और सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण काम है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा किसमें होता है, सुरक्षा परिषद में होता है। यह कथन सही है। अगला कथन है, मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। तो मानवाधिकार यानी मानवतावादी नीतियों से के क्रियान्वयन संबंधी विश्व भर में फैली हुई मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है क्या? तो यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन है वो विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, सुरक्षा के किसी मसले पर 500 स्थायी देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के लिए क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। तो बिल्कुल सही है। सुरक्षा के किसी भी मसले पर 5 जो स्थायी राष्ट्र हैं उनका सहमत होना उनके बारे में लिए गए फैसले के लिए जरूरी है। तो यह कथन भी सही है। अगला कथन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। देखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के
सभी सदस्य। मान लीजिए महासभा के 193 सदस्य हैं, तो क्या वो सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी जो प्रमुख होंगे और विशेष एजेंसी हैं उनके स्वतः सदस्य हो जाते हैं? नहीं, स्वतः सदस्य नहीं होते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बताता है, ज्यादा वजनदार बनाता है? वो कथन कौन सा है? तो आपको जो तथ्य दिए गए हैं इनमें से देखना है कि कौन सा तथ्य है वो भारत की सदस्यता के प्रस्ताव को, यानी भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है। परमाणु क्षमता। भाई परमाणु क्षमता संपन्न तो बहुत सारे देश हैं, तो अकेले परमाणु क्षमता से स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव है वो ज्यादा वजनदार नहीं बनता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है, तो जन्म से तो 51 सदस्य हैं, तो ज्यादा यह भी वजनदार नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे सदस्य ऐसे देश हैं जो भारत सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसके सदस्य हैं, तो यह प्रस्ताव भी ज्यादा वजनदार नहीं बनाता है। अगला है, भारत एशिया में है, तो एशिया में तो बहुत सारे देश हैं, तो यह प्रस्ताव भी भारतीय स्थायी सदस्यता के लिए ज्यादा वजनदार नहीं है, क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारे अन्य देश भी हैं। अगला कथन है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। बिल्कुल सही है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था भारत के लिए स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? तो परमाणु प्रौद्योगिकी और उसके शांतिपूर्ण उपयोग, यानी परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग हो उसकी सुरक्षा से संबंधित जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी, उसका नाम क्या है? ए, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण समिति, ब, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आणविक। देखना, परमाणु शक्ति से संपन्न है ना, संबंधित है, परमाणु शक्ति से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। तो जैसे आज का अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद होता है, वो होता है महासचिव का। महासचिव का पद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा और जाना पहचाना पद है। अगला रिक्त स्थान है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और खालिस्तान अस्थायी देश हैं, तो सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश हैं? तो 5 स्थायी देश हैं, और अस्थायी कितने हैं? 10 अस्थायी हैं, तो इस प्रकार से पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा 5 और दूसरे में आ जाएगा 10। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी देश हैं, उनकी संख्या कितनी है? 5 है, और अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? 10 है। हाँ तो जैसे आप देखिए, आज का अगला प्रश्न है, खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो इसका हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। क्या कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? यानी सचिवालय का सबसे बड़ा पद है महासचिव का पद, और सबसे जाना पहचाना पद भी है महासचिव का पद। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय है 2 स्वयंसेवी संगठन, खालिस्तान और खालिस्तान है। तो मानवाधिकारों की दोबारा देखना, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन है दोनों, तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच। तो इस प्रकार से ये दोनों
संगठन है, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच किससे संबंधित है? मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में खालिस्तान की पत्तियां हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है, इसमें किसकी जो पत्तियां हैं वो हैं जैतून की पत्तियां। और वो पत्तियां किसका संकेत करती हैं? विश्व शांति का संकेत करती हैं। तो जो जैतून की पत्तियां हैं वो किसका प्रतीक है? वो हैं विश्व शांति का प्रतीक। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दुनिया का नक्शा, विश्व का नक्शा बना हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह है, उसमें किसका नक्शा बना हुआ है? विश्व का नक्शा बना हुआ है। अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव खालिस्तान तथा खालिस्तान में पूर्ण बहुमत से होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें जो न्यायाधीश उसका चुनाव किसके द्वारा पूर्ण बहुमत से किया जाता है? तो आम सभा और सुरक्षा परिषद, आम सभा और सुरक्षा परिषद की सहमति से ही न्यायाधीश हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनका चुनाव पूर्ण बहुमत से होता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक ताप वृद्धि को रोकना है। तो किसका सबसे प्रभावकारी समाधान है? वो वैश्विक ताप वृद्धि को रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। अगला स्थान है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव खालिस्तान थे। तो बहुत चर्चित रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव, वो कौन थे? तो वो थे डेग हेमरशोल्ड, डेग हेमरशोल्ड। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्राइगव ली, प्रथम महासचिव ट्राइगव ली व वर्तमान महासचिव 1 जनवरी 2017 से एंटोनियो गुटेरस हैं। तो दूसरे महासचिव कौन थे? डेग हेमरशोल्ड। और प्रथम महासचिव ट्राइगव ली थे और वर्तमान एंटोनियो गुटेरस। अगला रिक्त स्थान है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या खालिस्तान है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 9 वर्ष होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों के कार्य लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र की मुख्य शाखाएं और एजेंसियां, उनके कौन कौन से कार्य वो देखना है। तो पहला, आर्थिक और सामाजिक परिषद का क्या कार्य है? आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य है सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करना। जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, उन देशों के आर्थिक और समाज कल्याण की चिंता करना किसका काम है? आर्थिक और सामाजिक परिषद का काम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य है सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों को निपटाना। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न देशों के बीच विवाद हो जाते हैं, उनका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, IAEA। तो आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, ए का मतलब हो गया एटॉमिक, और फिर ई का मतलब हो गया एनर्जी, और फिर उसके बाद ए का मतलब हो गया एजेंसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, IAEA, आई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम क्या है? तो इसका काम है परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का प्रमुख कार्य है परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यानी IAEA आणविक ऊर्जा एजेंसी या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। हाँ विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण किसका काम है? सुरक्षा परिषद का। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग वो है सुरक्षा परिषद। इसमें 5 स्थायी राष्ट्र हैं और 10 है अस्थायी। इस प्रकार से इसमें सदस्यों की संख्या होगी 15 है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की कुल संख्या 15 है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी।
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 व अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। तो इस प्रकार से कुल संख्या हो गई 15। अस्थायी सदस्यों का चयन आम सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? अस्थायी जो सदस्य हैं, उनका चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। आगे है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का कार्य क्या है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का कार्य है आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना। आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग का कार्य है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO, तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य है सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना। सदस्य देशों के बीच से मुक्त व्यापार की राह आसान बने, यह कार्य किसका है? विश्व व्यापार संगठन का है। इसकी स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1995 की गई थी। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 164 है। तथा फैसले किस प्रकार से लिए जाते हैं? फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य है वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य है वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। अगला प्रश्न है, आम सभा का कार्य है। तो आम सभा का एक महत्वपूर्ण अंग है आम सभा, जिसका कार्य है वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिसा करना। आम सभा या महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद के बाद। महासभा में प्राय सभी देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं, वो आम सभा के भी सदस्य होते हैं। हाँ विद्यार्थियों, अगला अंग या अगली एजेंसी है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका काम क्या है? तो सबके लिए स्वास्थ्य है। सबके लिए स्वास्थ्य यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कार्य है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्य सबके लिए स्वास्थ्य है। सचिवालय महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय। तो सचिवालय कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन करना सचिवालय का कार्य है। अब देखते हैं अधिक प्रश्नोत्तर। अगला है, इजराइल ने लेबनान पर हमला कब किया था? किसने? इजराइल ने लेबनान पर हमला कब किया था? तो सन 2006 में। 2006 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF में कितने सदस्य हैं? तो आपको बताना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितने सदस्य हैं? 189। हाँ, देखते हैं आज अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, वो तो हमने पहले देख लिया। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान क्या कहलाता है? महासचिव कहलाता है, बिल्कुल। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान महासचिव कहलाता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कुल कितने सदस्य देश थे? तो इसकी संख्या कितनी थी? 51 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। हाँ विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान सदस्य संख्या 2011 के अनुसार है 193। 2011 के अनुसार कितनी सदस्य संख्या है? 193। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए विद्यार्थियों, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी।
भारत 30 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। तो भारत राष्ट्र संघ में शामिल कब हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कुल कितने सदस्य देश थे? 51। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय 51 सदस्य देश थे। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। देखते हैं आज अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका कार्य वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्धारण करना है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई, 1 जनवरी 1995 को। और इसका कार्य क्या है विश्व व्यापार संगठन का? तो वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्धारण करना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। कब? 1957 में। देते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, या द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो 1939 से 1945 तक है। 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। अगला है, विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना पूछ रहा है तो 1944 में। G7 समूह 7 के सदस्य देशों के नाम लिखने। तो G7 के सदस्य देशों के नाम अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा। ये हैं 7 देश। हाँ तो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। और महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है। तो इनकी कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। किसके द्वारा? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। अगला, यूनेस्को, UNESCO का पूरा नाम बताना। यूनेस्को, तो यू का हो गया यूनाइटेड, एन का नेशंस, ई का एजुकेशन, एस का साइंटिफिक, सी का कल्चरल और ओ का ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी अर्थ हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। हाँ विद्यार्थी, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग 6 हैं। कितने अंग हैं? 6 हैं। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद जो 1994 से स्थित है, और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है सचिवालय। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान नहीं, रूस, चीन, जापान नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 देश हो गए। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है ब्रिटेन और पांचवा है फ्रांस। इन स्थायी सदस्यों को विटो की शक्ति प्राप्त है। ये 5 स्थायी देश हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 देश हैं। इनको कौन सी शक्ति प्राप्त है? विटो, निषेध अधिकार मैं मना करता हूँ। विद्यार्थी देखें आज अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका अर्थ हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो यह हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? प्रसिद्ध कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन है मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ, यानी दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए हुआ है। तो यह कथन किसका है? तो यह है डेग हैमरशोल्ड, जो दूसरे महासचिव थे डेग हैमरशोल्ड, उसने कहा था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो स्थायी सदस्य देश 5 हैं जिनको वीटो की शक्ति प्राप्त है। वह स्वयंसेवी संगठन कौन सा है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है? तो वह स्वयंसेवी संगठन कौन सा है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्राइगवली, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्राइगवली, द्वितीय डेग हैमरशोल्ड और वर्तमान महासचिव है कौन? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के। हाँ विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानवाधिकार परिषद कब से सक्रिय है? मानवाधिकार परिषद 2006 से सक्रिय है। मानवाधिकार परिषद कब से सक्रिय है? 2006 से। संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना प्रतिशत योगदान है? तो सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका का है, 22%। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना योगदान है? 22%। सबसे अधिक योगदान देने वाला देश है भारत का योगदान है 0.8%। विद्यार्थी, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में मत देने का अधिकार किसको है? आम सभा में, महासभा में मत देने का अधिकार किसको है? तो इसके प्रत्येक सदस्य देश को, इसके प्रत्येक सदस्य देश को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में मत देने का अधिकार है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश है, भारत। हाँ विद्यार्थियों, देते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी औपचारिक 1944 में। इस बैंक की गतिविधियां विकासशील देशों से संबंधित हैं। तो विश्व बैंक की जो गतिविधियां वो किससे संबंधित है? विकासशील देशों से संबंधित है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। तो विश्व बैंक का कार्य है अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देना। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का क्या नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूछ रहा है। सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी का विरोध करने वाले देशों के कोई 2 तर्क दीजिए। तो यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ देश इसका विरोध कर रहे हैं और तर्क क्या देते हैं? पहला तर्क देते हैं कि आलोचक देश से भारत के परमाणु हथियारों को लेकर के चिंतित हैं। कहते हैं कि भारत के पास परमाणु हथियार है, तो वे परमाणु हथियार तो बहुत सारे देशों के पास है। ये तो आलोचना एक बहुत ही गलत आलोचना है। दूसरी, कुछ आलोचक देश भारत और पाकिस्तान के संबंधों को हवाला देकर भी विरोध करते हैं। तो ये दोनों ही तर्क उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी विरोध करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है?
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था की देखरेख करते हुए मांगे जाने पर अपने सदस्य देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था की देखरेख करते हुए मांगे जाने पर अपने सदस्य देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना है। तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, इसके पक्ष में यदि तर्क देने तो वो कौन कौन से तर्क हम देख सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए पहला तर्क है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये तर्क बहुत मजबूत है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरा तर्क है, भारत तीव्र गति से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो दूसरा तर्क है कि भारत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अगला तीसरा तर्क है, भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, इसलिए भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें चौथे तर्क की, तो चौथा तर्क है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बहाली के जितने भी प्रयास हुए, इसमें भारत लंबे समय से एक ठोस और मजबूत भूमिका निभाता आ रहा है। पांचवा तर्क दिया जा सकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। तो यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, इसलिए भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। छठा तर्क दिया जा सकता है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से योगदान दिया है। तो भारत देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से योगदान दिया, इसलिए भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। सातों तक दिया जा सकता है, भारतीय संस्कृति सदैव ही अहिंसा, शांति, सहयोग की समर्थक रही है, इसलिए हमारी संस्कृति की जो परंपरा रही है अहिंसा, शांति और सहयोग, तो उसको सार्थक समझते हुए और भारतीय जो संस्कृति है उसके महत्व को देखते हुए भारत देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए।